Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about most important topic of stoichiometry. इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं, तमाम वो न्यूमेरिकल्स के जिनमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो यील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मतलब है, चाहे वो स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, आप इस काबिल नहीं होंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को हल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से हल कर सकें तो आपको इस टॉपिक को समझना होगा। हमारे हर लेक्चर की तरह सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेक्चर फ्लो, डेफिनेशन, assumptions, relationship, advantages and limitations। हमारे आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इसकी assumption स्टडी करेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और सबसे लास्ट पे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टोकियोमेट्री, इस टॉपिक का नाम इंतहाई यूनिक है, स्टूडेंट्स को ये नाम बोलने में मुश्किल आती है, लिहाजा इसीलिए मैंने इसके साथ इसका साउंड भी दे दिया है, स्टोकियोमेट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of relationship between the quantity of reactants and products as given in balanced chemical equation। स्टोकियोमेट्री हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान। हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का इतना अमाउंट गिवन है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। असम्पशंस। नंबर 1, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली converted into product। क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिजल्ट्स को ड्रा करता है, लिहाजा हमारी पहली अजम्पशन ही यही है कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक आइडियल कंडीशन है, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बल्कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और इसका दूसरा पॉइंट है नो साइड रिएक्शन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कोई भी अमाउंट लॉस्ट नहीं होगा, सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ये दो इसकी बेसिक अजम्पशंस हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। स्टोकियोमेट्री रिलेशनशिप। इन स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप में हम ये स्टडी करने वाले हैं, अगर हमें रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मैस, वॉल्यूम या फिर मोल गिवन है तो कैसे हम इस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए दूसरी तरफ के मैस, वॉल्यूम या मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब इसका पहला रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, मैस मैस रिलेशनशिप। विद द हेल्प ऑफ मैस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, mass of another substance involved in chemical reaction can be calculated। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व एक चीज़, या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, अगर दोनों में से किसी एक का हमें मैस गिवन है तो दूसरी तरफ का मैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत अहम एप्लीकेशन है। रिलेशनशिप नंबर 2,
mass mole relationship. With the help of mass of one substance, mole of other substance can be calculated and vice versa. अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक सब्सटेंस का अगर हमारे पास मास गिवन है तो दूसरी तरफ के हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. रिलेशनशिप नंबर 3, mass volume relationship. With the help of mass of one substance, volume of other substance can be calculated and vice versa. अगर हमारे पास किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो उस मास को यूज़ करते हुए स्टोकियोमेट्री की मदद से हम वॉल्यूम दूसरे सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं. रिलेशनशिप नंबर 4, मोल मोल रिलेशनशिप. With the help of mole of given substance, mole of other substance can be calculated. अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक के मोल गिवन हों तो हम दूसरी तरफ के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. ये भी इंतहाई अहम रिलेशनशिप है. इसके साथ ही हमारे 4 के 4 रिलेशनशिप मुकम्मल हो गए. ये 4 रिलेशनशिप था कि जिसमें हमने स्टडी किया कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक चीज़ के हमें मोल गिवन हो तो दूसरी चीज़ के मोल हम स्टोकियोमेट्री की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल इक्वेशंस के क्या फ़ायदे. इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी quantitative relationship between the reactants and products. इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को ड्रॉ करने के लिए बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कि हमें कितना रिएक्टेंट गिवन हो तो उससे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है, या अगर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रोडक्ट का बनाना चाहते हैं तो हमें कितना रिएक्टेंट रिक्वायर है. एडवांटेजेस तो हो गए मुकम्मल. अब हमें इसकी लिमिटेशंस भी तो पढ़ना होंगी. तो हम आते हैं लिमिटेशंस की तरफ. लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन हैव सर्टेन लिमिटेशंस. नंबर 1, these cannot tell us about the condition of reaction. यह हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में नहीं बता सकता कि रिएक्शन किस नौइयत का है. नंबर 2, these cannot tell us about the rate of reaction. और ना ही ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बता सकता है कि रिएक्शन कितने टाइम में मुकम्मल होगा, किस रफ्तार से मुकम्मल होगा. पॉइंट नंबर 3, these cannot tell us about the टाइम टू कंप्लीट दी रिएक्शन. ये हमें नहीं बता सकता कि किसी भी रिएक्शन को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा. पॉइंट नंबर 4, these cannot be written for such reactions which are not possible. हमने केमिकल इक्वेशन की 4 लिमिटेशंस पढ़ी कि ना तो ये हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में बताता है, ना रेट के बारे में, ना टाइम के बारे में, और ना ही, और सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये उन रिएक्शंस के लिए भी लिखा जा सकता है जो पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल 10th में हमने जनरल रिएक्शन पढ़े A+B कन्वर्टेड इनटू C+D. अब A और B कोई एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल इक्वेशन किसी इमेजिनरी रिएक्शन के लिए भी लिखी जा सकती है. इससे इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है. इसके साथ ही हमारा स्टोकियोमेट्री का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कंप्लीट.
सबसे पहले हमने स्टडी किया कि इसको हमने स्टोइकियोमेट्री कहना है। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। इसकी दो ही बेसिक अजम्पशंस हैं कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और साइड रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनती, कोई वेस्ट ऑफ अमाउंट नहीं होता। इसके बाद हमने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप स्टडी किया। ये चार हमने रिलेशनशिप स्टडी की है कि अगर हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मैस, मोल या वॉल्यूम गिवन हो तो हम दूसरी तरफ का मैस, मोल या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस के एडवांटेजेस पढ़े कि ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। ये हमें बता देता है अगर हमें इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए, या अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें रिएक्टेंट का गिवन है तो उससे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। सबसे लास्ट पे हमने लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन को स्टडी किया। हमने इसकी 4 लिमिटेशंस पढ़ी कि केमिकल इक्वेशन एक आइडियल कंडीशन है। ये हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में नहीं बताती, ना ही हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है, और ये भी नहीं बताते कि रिएक्शन को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा। और फोर्थ लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये उन रिएक्शंस के लिए भी लिखी जा सकती है जो फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक तो हमारा मुकम्मल हो गया। एक छोटा सा और टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, मोलर वॉल्यूम। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड हमने सिर्फ 3 चीज़ें ही पढ़नी है। सबसे पहले हम मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, इसकी एग्जांपल को स्टडी करने के बाद को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मोलर वॉल्यूम, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है एक मोल का वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम STP भी कहते हैं, is called molar volume, which is equal to 22.414 dm cube। कि किसी भी आइडियल गैस का वो वॉल्यूम जो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल ऑक्युपाई करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है, और वो है 22.414 dm क्यूब। हमने एक टर्म यूज़ की एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से तब्दील हो जाता है। लिहाजा हमने जब भी मोलर वॉल्यूम की बात करनी है तो हमने कहना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस डेफिनेशन को पढ़कर एक बड़ी अजीब बात समझ में आती है कि कई गैसेस बड़ी होती हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है, और कई गैसेस हैं वो छोटी होती हैं, उनका मैस कम होता है। दोनों एक जितना वॉल्यूम कैसे ऑक्युपाई करेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो आइए इसको समझते हैं। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP occupies same volume and have equal number of particles। इस लाइन से हमें थोड़ी बहुत समझ आती है कि अगर एक आइडियल गैस का 1 मोल हो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। उसकी वजह अगली लाइन में लिखी है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा आइडियल गैस का। एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैव mass 2.016 gram of hydrogen contain 6.02 × 10⁻23 molecules and occupies 22.414 dm cube।
हमें पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर ये H2 की फॉर्म में इसका 1 मोल हो तो अब इसका मैस 2.016 ग्राम होगा, 1.008 नहीं होगा, क्योंकि अब इसके 2 एटम हैं। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे और इसका वॉल्यूम होगा 22.414 dm³ यानी मोलर वॉल्यूम। अब सवाल पैदा होता है कि मुख्तलिफ गैसेस के मैस तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम बराबर होता है जब उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं। इसकी वजह क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट डिफरेंट मैसेज। 1 मोल मुख्तलिफ गैसेस का अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है, उसका मैस डिफरेंट भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैस अगर डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो उनका मोलर वॉल्यूम सेम होगा। What is the reason behind this? It is because masses and size of molecules have no effect on volume of gases. इसका रीज़न ये है कि किसी भी गैस का मैस और साइज उसके वॉल्यूम को डिसाइड नहीं करते। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी गैस के वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं? इन गैसेस molecules are widely separated from one another and have large empty spaces. The distance between molecules is 300 times greater than their diameter. इस बात ने हमारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। गैस का हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 गुना दूर होता है। असल में जो चीज़ गैस का वॉल्यूम डिसाइड कर रही है वो गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ना कि उसके मैसेज हैं। इसके साथ ही हमारा मोलर वॉल्यूम भी कंप्लीट हो गया। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 22.414 dm³। लेकिन कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और स्टैंडर्ड ही प्रेशर होना चाहिए। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी कि अगर 1 मोल है हाइड्रोजन का तो उसका मैस 2.016 है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो हैं, तो उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा जो 22.414 dm³ है। फिर हमने एक इंतहाई अहम क्वेश्चन पढ़ा कि मोलर वॉल्यूम मुख्तलिफ गैसेस का सेम क्यों होता है, जबकि कई गैसेस का मैस ज़्यादा होता है, कई गैसेस का मैस कम होता है। What was the reason behind this? Masses and sizes of molecules have no effect on volume. In gaseous molecules are widely separated from one another. गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये प्रूव्ड वैल्यू है कि गैस का एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 गुना फासले पर होगा। असल में जो गैस का वॉल्यूम डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है, ना कि मॉलिक्यूल्स का मैस या फिर साइज। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।